ससुराल के झूठे बर्तन धोने वाली गरीब बहू। सपना का ससुराल में पहला दिन था। सपना और अजीत की लव मैरिज हुई थी। अजीत परिवार के खिलाफ जाकर सपना से शादी कर लेता है और उसे अपने घर में ले आता है। सपना के ससुराल वाले सपना को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि सपना एक गरीब घर की लड़की थी। सपना और अजीत दरवाजे पर खड़े थे। सपना की सास मेनका आरती की थाल लेकर दोनों का स्वागत करती है। जैसे ही सपना घर में अपना पहला कदम रखती है, तभी मेनका सपना से बोलती है, आराम फरमाने या फिर कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। चुपचाप रसोई में चल, बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धोने भी तो हैं। रिश्तेदारों को समय से खाना बनाकर खिलाना है। जल्दी से वे बर्तन धोकर खाना बनाना शुरू कर दे। बेचारी सपना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ससुराल में उसका इस तरह से स्वागत होगा। वे बिना कुछ कहे रसोई घर में जाती है, जहां बहुत ही ज्यादा बर्तन रखे हुए थे। बर्तन देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं और वे मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे धोऊंगी? मुझे तो 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी सपना अकेले ही वे सारे झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सपना की सास रसोई घर में आती है, जहां वे सपना को और बर्तन देते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे क्या लगा था बस इतने से ही बर्तन हैं? अभी और भी बर्तन पड़े हैं। सारे बर्तन जल्दी से धो ले, और तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए अकेले ही खाना बनाना है। इस घर में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। बहुत शौक है ना तुझे लव मैरिज करने का और अमीर लड़कों को फंसाने का। तो अमीर लड़के फंसाने का और शादी करने का यही नतीजा होता है तुम जैसी गरीब लड़कियों के साथ। माँ जी, मैंने अजीत को नहीं फंसाया है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों को एक साथ रहना था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और सच बताऊं माँ जी, मैं तो आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए भगवान के लिए मुझे आप लोग अपना लो। तेरी इतनी औकात कि तू हमसे इस तरह से बात करेगी? तू एक नौकरानी की तरह है और इस घर में नौकरानी की तरह ही रह। सपना बिना कुछ कहे सारे बर्तन धो देती है। थोड़ी देर बाद बेचारी बिना आराम किए अकेले ही सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सभी रिश्तेदार खाना खा लेते हैं। बर्तन फिर से गंदे हो जाते हैं। बेचारी फिर से अकेले सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आ जाता है और सपना से कहता है, अरे सपना, आखिर कब तक काम करती रहोगी? कुछ खा लो। जब से आई हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब क्या करूं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दूसरी बार बर्तन धो रही हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अजीत सपना के साथ बर्तन धुलवाने लगता है। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अजीत सपना के लिए खाना लाता है और खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अजीत और उसकी माँ दोनों मंदिर जाने का प्लान करते हैं। बेटे की बात सुनकर सास रसोई में जाती है और घर के धुले सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल देती है। थोड़ी देर बाद सास सपना के पास जाती है और बोलती है, महारानी जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सारे रसोई में बर्तन झूठे पड़े हैं, वे कौन धोएगा? तुम्हारी माँ आएगी या तुम्हारे मायके से कोई आएगा? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया और सारे बर्तन भी धो लिए। हाँ हाँ, तूने अगर बर्तन धो लिए हैं तो किसी भूत ने बर्तन आकर गंदे कर दिए हैं। अरे जा कर देख, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे से। चुपचाप सारा काम कर रसोई का, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर ले। मैं और अजीत दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अजीत पूछे तो बोल देना कि बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, मैं इधर सारा काम कर लेती हूँ। बेचारी सपना अपना मन मार कर रसोई में जाती है
और देखती है कि सारे बर्तन गंदे करके सिंक में पड़े हैं। सपना समझ जाती है कि ये सब उसकी सास ने किया है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अजीत सपना के पास आता है और बोलता है, ये सब क्या है सपना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं जाना क्या मंदिर? अरे नहीं, तुम चले जाओ माँ जी के साथ। देख रहे हो ना कितना सारा काम पड़ा है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अजीत बार बार सपना को मंदिर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन सपना जाने को तैयार नहीं थी। अजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीत जाता है। सपना के साथ सपना की सास उस पर बहुत अत्याचार करती, उसे 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। उसे हर काम के लिए टोका करती थी और उसको बार बार काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और सपना से बोलती है, महारानी, अगर आपका आराम करना खत्म हो गया है तो जाकर दोबारा घर की सफाई कर लो। माँ जी, अभी 10 मिनट हुए हैं घर को साफ किए हुए। अभी तो घर बहुत साफ दिख रहा है, मैंने एक एक कोना चमका दिया है। मैं जितना बोलूं तुझे उतना ही करना है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद मैं ये सब पूरा काम कर दूंगी। कोई आराम नहीं करना है, दोबारा काम करने के लिए उठ खड़ी हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, सच में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हो पाऊँ, मुझे बहुत बुखार है। अरे मेरे लिए तो तुम मरी जा। तुम जैसी लड़कियों के लिए इस तरह का टॉर्चर ही होना चाहिए, ताकि आगे से तुम लोगों की हिम्मत ना हो सके। इस लव मैरिज को करने के लिए इतना अत्याचार करूंगी तभी तुझे अक्कल आएगी, वरना नागिन की तरह फन फैलाकर मेरे सर पर बैठी रहेगी। तभी वहाँ पर अजीत आ जाता है, पर अजीत अपनी माँ को इस तरह से सपना के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है और वे गुस्से में सपना और अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है, माँ, अब तुम इस घर में अकेली रहो। अगर तुम्हें इतना ही अमीर और गरीब में फर्क करना है तो अपने लिए अमीर बहू ले आओ कहीं से, वो तुम्हारी सेवा पानी करेगी। अब मैं सपना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सपना अजीत को बहुत मना करती है, लेकिन अजीत सपना की बिल्कुल भी नहीं सुनता। दोनों अब घर छोड़कर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सपना की सास अब अकेले ही घर में रहने लगती है। बहू बेटे के जाने के बाद सपना की सास को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी बहू और बेटे दोनों को फोन करके घर पर बुला लेती है और उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद वे सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शीला आज के जमाने की मॉडर्न बहू थी। उसे हर वो ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करने की आदत थी जो कि ट्रेंड में हो, मगर इन चीजों की वजह से वो ये भूल जाती थी कि वो शादीशुदा है। ससुराल के प्रति एक बहू, एक पत्नी होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे ही एक दिन शीला इंटरनेट पर देखती है कि मेहंदी वाले ब्लाउज बहुत ट्रेंड में है। उस ब्लाउज को देख शीला मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये क्या, ब्लाउज में मेहंदी का डिजाइन, ये तो बहुत यूनिक लग रहा है, इसे ट्राई करना तो बनता है। वैसे बहुत ही क्रिएटिव माइंड वाले इंसान ने इस मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन क्रिएट किया है। कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब तो मैं इस मेहंदी वाले डिजाइन का ब्लाउज बनवा कर ही रहूंगी, कहीं आसपास के सभी लोग फिर मुझे अपनी नजरों में न बसा ले, हर कोई मुझे देखता ना रह जाए। सबके दिलों पर मैं सिर्फ और सिर्फ शीला का नाम होना चाहिए, क्योंकि शीला है ही इतनी सुंदर। थोड़ी देर बाद शीला की सास देविका वहाँ आती है और शीला से कहती है, अरे बहू, घर में ना 1 हफ्ते बाद सत्यनारायण की पूजा है, तो थोड़ी साफ सफाई करनी है और पूजा पाठ में जो भी सामान लगने वाला है उन सब का इंतजाम करना है। तू जरा घर के काम के प्रति अपना ध्यान लगा ले, दिन भर फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, पूजा में पहनने के लिए अपने लिए एक अच्छी साड़ी ले लेना। और बहू, समय बिल्कुल नहीं है, इस पूजा में सभी रिश्तेदार भी आएंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी क्या आन पड़ी थी आपको अचानक से कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवानी है? मेरा मतलब है, कुछ जरूरी है क्या? बहू, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तभी हम पूजा करवाए या फिर पूजा करें। जरूरत पर की गई पूजा और भक्ति कभी सफल नहीं होती। दूसरी बात, जब से ये घर लिया है तब से हमने एक भी बार यहाँ सत्यनारायण पूजा नहीं करवाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लेते हैं।
ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें समय पर कर दूंगी। और सबसे पहले तो आज मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह देख लेती हूँ। उसके बाद पूजा का सामान और पंडित वगैरह का इंतजाम कर दूंगी। हर एक काम उल्टे तरीके से ही करना है। पंडित के बारे में सब कुछ मैंने पता कर लिया है। पूजा का दिन भी फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ तुझे मैं लिस्ट दे दूंगी, उस लिस्ट के हिसाब से पूजा का सामान लेकर आना है। खाने में क्या क्या बनेगा वह सब तुझे ही देखना है। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं जाकर अपने लिए साड़ी ले आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या करना है। शीला अब उसी मेहंदी ब्लाउज के बारे में सोचने लगती है और एक सिलाई कढ़ाई और मेहंदी वाली सेंटर जाती है, जहाँ उसे दिव्या नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उस सेंटर को चलाती थी। शीला दिव्या को मेहंदी वाली ब्लाउज के बारे में बताती है। तभी दिव्या बोलती है, मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं शामली में रहती होगी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज के ऊपर अच्छी लगती है और वे इन चीजों में ना आप कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान इन चीजों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज लो जो आपको कंफर्ट जोन दे सके। अरे तुम्हारा काम है ब्लाउज बनाना, कंफर्टेबल है या नहीं है वो मेरे ऊपर है। तुम्हें किसने कहा इतना लंबा ज्ञान देने के लिए? देखिए मैडम, आपकी मर्जी है, बाकी मैं बना दूंगी, मुझे क्या, मुझे तो पैसे और काम से मतलब है। दिव्या के लाख समझाने के बाद भी शीला तो अपने ताव में थी। उसे वही मेहंदी वाला डिजाइन चाहिए था अपने ब्लाउज में। अब क्या था, दिव्या उसका ऑर्डर ले लेती है और कहती है, ब्लाउज का आगे का हिस्सा तो मैं बना दूंगी, लेकिन जिस दिन आपको ब्लाउज ले जाना हो उस दिन 3-4 घंटे पहले आना मेरे पास। 3-4 घंटे पहले आओ? लेकिन किस लिए? इसलिए मैडम, क्योंकि बैक साइड में पूरा डिजाइन मेहंदी से किया गया है, तो आपके पीठ पर मुझे मेहंदी से ही ब्लाउज का डिजाइन बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और मेहंदी को सूखने का भी तो टाइम देना है ना हमें। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शीला वाला से घर आ जाती है और वो बार बार खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह सोच रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब तो पूजा में आए हुए सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेंगे, किसी का भी ध्यान पूजा में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शीला की जवानी में लगा रहेगा। ऐसे ही अब घर में पूजा की तैयारी होना शुरू हो जाती है। सास बेचारी अकेले ही घर की साफ सफाई कर रही थी, तो वहीं शीला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को निहारने में ही लगी रहती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने आप को दिया करती थी। ऐसे में अब पूजा वाला दिन नजदीक आ जाता है। तभी सास शीला से बोलती है, सच में बहू, अगर तेरे भरोसे काम छोड़ दूं ना तो वह काम कभी पूरा ही नहीं होगा। आधे से ज्यादा काम तो मैंने किया है, तू है कि बस अपने आप को निहारने में लगी है। अरे कम से कम पूजा पाठ के प्रति लापरवाही तो मत किया कर। खैर ये सब छोड़ो, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ रही हूँ। थोड़ी देर में शीला वो मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। सभी लोग शीला का ब्लाउज ही देख रहे थे, जो पूजा से उम्र में बड़े थे। उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई थी। यहाँ तक कि पंडित भी अपनी नजर नीचे करके बैठ गए थे। सभी लोग शीला का मजाक बनाने लगे थे, कुछ तो उसे 4 बातें सुनाने में लग गए थे। शीला को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सब देखकर सास को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। शीला तुरंत अपने कमरे में जाती है और दूसरे कपड़े पहनकर अच्छे से नीचे आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग पूजा पाठ करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सास शीला से कहती है, क्या हो गया बहू, तूने कपड़े क्यों बदल दिए? तुझे तो मजा आता है ना ऐसी चीजें करने में, फिर अचानक से इतनी शर्म कैसे आ गई तेरे अंदर कि तूने कपड़े बदल लिए? माँ जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हर कोई मुझे एक अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सब करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलेगा। मैं बस इतना ही सोच रही थी कि हर कोई मेरे ब्लाउज की तरफ देखेगा और मेरी तारीफ करेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बहू, फैशन को एक ना दायरे में रहकर भी दिखाया जाता है, लेकिन जब दायरा पार कर कर दिखाया जाए तो उसे बेशर्मी कहा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, वह करो जो आपको आपके सामने अच्छा दिखाई दे और आपको कोई कुछ ना कह पाए। शीला को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है। अब वो ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो कि उसके लिए नुकसानदायक ना हो।